स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के मैराथन क्लास में आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये सभी प्रश्न हमने अप्रैल, मई और जून के दौरान अपनी क्लासेस में आपको पढ़ाए हुए हैं। तो जिन लोगों ने अब तक हमारी उन पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है उन सभी के लिए अवसर है कि यहाँ मैराथन क्लास के रूप में बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस क्रम में। हमारा पहला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? ऑप्शन राम प्रसाद निरंजनी, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गोरखनाथ। गोरखनाथ को मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके कुल 28 पुस्तकों का उल्लेख किया हुआ है, यानी गोरखनाथ के 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है और पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की कुल रचनाओं की संख्या 40 बताई है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 28 बताते हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल 40 बताते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे, गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं और उनके जो बाणियाँ हैं उनका संकलन 1930 में पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने किया हुआ है। तो गोरखबाणी का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। तो ये बातें गोरखनाथ से संबंधित आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस धारा के कवियों की रचनाओं को साहित्यिक कोटि का नहीं माना है? ऑप्शन रासो साहित्य, सिद्धों और नाथों के साहित्य को, रीतिमुक्त धारा के साहित्य को, श्रृंगारिक रचनाओं को। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सिद्धों और नाथों के साहित्य को। हमने अपने आदिकाल से संबंधित जितनी भी क्लासेस हैं उसमें कई बार ये आप लोगों को बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में ये कहा है कि सिद्धों और नाथों का जो साहित्य है वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, इसलिए इन्हें साहित्यिक कोटि का नहीं माना जा सकता। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का कौन सा कवि स्वयं को अभिमान मेरु कहता था? ऑप्शन स्वयंभू, पुष्यदंत, शालिभद्र सूरि, विद्यापति। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पुष्यदंत। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा हुआ है अपनी रचनाओं में। इसके साथ इनके कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं, वो ध्यान रखें। इनके अन्य नाम भी हैं, हिंदी का भवभूत इन्हें कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हिंदी का भवभूत किसे कहा जाता है? तो पुष्यदंत का नाम इससे जोड़ के आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही इन्हें भाखा की जड़ भी कहा जाता है, यानी भाषा की जड़। और कविकुल तिलक भी इनका नाम है, काव्य रत्नाकर भी इन्हीं का नाम है, यानी पुष्यदंत का। तो पुष्यदंत से संबंधित ये तथ्य ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी के लेखक कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है ग्रियर्सन, लल्लूलाल, सदल मिश्र, फादर कामिल बुल्के। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सदल मिश्र। हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी के लेखक सदल मिश्र जी हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखें तो चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी में है। तो नासिकेतोपाख्यान का एक और नाम है चंद्रावली, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जुड़ा हुआ है सदल मिश्र जी से। और एक और रचना इनकी है 1806 में रामचरित्र नाम से। तो 1803 में नासिकेतोपाख्यान, 1806 में रामचरित्र, सदल मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, रासो शब्द की उत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्न में से किस शब्द से हुआ है? ऑप्शन रासक, रसायन, राजयज्ञ, राजयश। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रासक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं। अब इसके साथ और महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखेंगे कि रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन कौन हैं? नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी का है। और साथ ही माता प्रसाद गुप्त जी के बारे में ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण टीकाकार हैं, महत्वपूर्ण रचनाओं के टीकाएँ उन्होंने लिखी है। और बीसल देव रासो के टीकाकार भी यही है, उसका संपादन इन्होंने ही किया हुआ है। एक और तथ्य ध्यान रखना है कि रासो शब्द से तो आपने देख लिया, रासक शब्द से कौन कौन मानता है रासो शब्द की उत्पत्ति, लेकिन रासो शब्द की उत्पत्ति शुक्ल जी किस शब्द से मानते हैं? रसायन से। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाले कौन हैं? तो शुक्ल जी हैं।
और रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का पृथ्वीराज रासो के विषय में क्या मत है, क्या मानते हैं? प्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, अप्रामाणिक, सिद्धांत ग्रंथ। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं, ध्यान रखना है आपको। प्रामाणिक और अप्रामाणिक वालों की बड़ी एक लिस्ट है पृथ्वीराज रासो के विषय में, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हैं। ऊपर हमने गौरीचंद हीराचंद ओझा जी के बारे में भी देखा, वे भी अप्रामाणिक मानते हैं। साथ ही अप्रामाणिक मानने वालों में देवी प्रसाद, बूल्हर, मुरारीदान, श्यामल दास, इतने लोग पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। अर्धप्रामाणिक कौन मानता है, ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और प्रामाणिक कौन मानता है? मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, ये सभी लोग प्रामाणिक मानते हैं। कर्नल टॉड ने राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ है, तो राजस्थान के इतिहास में भी पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ ऐसा मानते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है उससे जोड़ करके। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने कहा है? ऑप्शन राम वृक्ष बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अवधी भाषा का प्रथम कवि अमीर खुसरो को कौन मानता है? राम कुमार वर्मा। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। कौन सा विद्वान अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानता है? ऑप्शन मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपभ्रंश और हिंदी दोनों के साहित्य को अलग मानते हैं, दोनों भाषाओं को अलग मानते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल और गुलेरी जी और राहुल सांकृत्यायन, ये तीनों अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है पुरानी हिंदी कौन कहता है? शुक्ल जी, राहुल सांकृत्यायन और गुलेरी, इनका नाम ध्यान रखेंगे। साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा जी अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानने के पक्षधर हैं। वे कहते हैं अपभ्रंश का साहित्य और हिंदी का साहित्य दोनों अलग अलग है। तो इन दोनों के नाम भी इस रूप में आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, कई सारे प्रश्नों के साथ हमने ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो जुटाई हैं वो आपकी तैयारी में काफ़ी योगदान करेंगी, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में इस पुस्तक को कौन लिखता है? ऑप्शन मौलवी करीमुद्दीन, ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, एडविन ग्रिप्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एडविन ग्रिप्स। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में एडविन ग्रिप्स ने लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? ऑप्शन 6, 4, 5, 2। तो ध्यान रखेंगे मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित है और प्रथम जो 3 भाग हैं वो 1913 में हैं और चौथा भाग है 1934 में। ठीक है, ये बातें मिश्र बंधु विनोद के विषय में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आत्मचिकित्सा के रचनाकार कौन है? आत्मचिकित्सा नाम की एक रचना है, 1867 ईस्वी में प्रकाशित है। इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन शिव प्रसाद सितारेहिन, श्रद्धाराम फुल्लौरी, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है श्रद्धाराम फुल्लौरी। आत्मचिकित्सा ये ग्रंथ, ये रचना श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की है 1867 में। दोस्तों, ऐसे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। इसमें 40 बड़े रचनाकारों पर वन लाइनर है, हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रैक्टिस सेट भी। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के पूरे संग्रह को ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी नीरद पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी ये पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष 1893 है, साप्ताहिक थी और मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। ठीक है, प्रेमघन जी की ही एक और पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, उसका नाम भी ध्यान रखेंगे, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। एक प्रश्न है, भैंस भवानी कै सेवा लागे करन पढ़ब गा छूट, बटुअन दूध दुहा इन हाथन, धार न कबहु दुहत माँ टूट। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं?
ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि जब से भैंस भवानी की सेवा करने लगे तब से पढ़ना लिखना छूट गया और बटुअन दूध दुहा इन हाथों से बटुअन दूध दुहा है लेकिन धार कभी दूते वक्त टूटी नहीं। तो ये बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं ये भी ध्यान रखें। सरगौ नरक ठिकाना ना ही इनका निबंध है। कई बार पूछा जा चुका है कि सरगौ नरक ठिकाना ना ही निबंध के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कल्लू अलहित नाम से इन्होंने इस निबंध को लिखा है। तो कल्लू अलहित वाला प्रसंग आप सभी जानते होंगे। अस्थिरता शब्द को लेकर के बालमुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो साहित्यिक विवाद हैं उनके क्रम में ये लिखा गया निबंध है, उसी के जवाब में लिखा गया निबंध है। तो कल्लू अलहित नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखेंगे प्रेम पथिक उन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, एक काव्य पंक्ति है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। दिवस का अवसान समीप था, ये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हरिऔध। हरिऔध जी की पंक्ति है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो आप इसे कभी भी पंत जी पर टिक मत करिएगा, क्योंकि अधिकांशतः होता यह है कि हम मान लेते हैं कि संध्या सुंदरी या इस तरह का कोई कविता पंत जी ने लिखी होगी, ये हरिऔध की है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु प्रज्ञेंदु और कविता कामिनी कांत, इन उपाधियों से कौन रचनाकार विभूषित किया गया? ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नाथूराम शर्मा शंकर। इन्हें भारतेंदु प्रज्ञेंदु और कविता कामिनी कांत नाम की उपाधियां मिली हुई थी। इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा। इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व। तो गर्भरंडा रहस्य जो है वो नाथूराम शर्मा शंकर जी की ही रचना है, कई बार पूछा गया है। ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में पद्म सिंह शर्मा का भी नाम आता है और नाथूराम शर्मा शंकर जी का भी नाम आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही ये बात भी ध्यान रखें, 1859 ईस्वी में अलीगढ़ जनपद में इनका जन्म हुआ है। तो अलीगढ़ वालों के लिए ये सूचना है कि उनका एक बड़ा कवि नाथूराम शर्मा शंकर है, इस बात को भी ध्यान रख लें। अगला प्रश्न है, हर्मिट के द ट्रैवलर का श्रांत पथिक नाम से काव्यानुवाद करने वाले अनुवादक कौन थे? ऑप्शन हरिऔध, पद्म सिंह शर्मा, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। तो द ट्रैवलर का श्रांत पथिक नाम से काव्यानुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। ध्यान रखेंगे काव्यानुवाद किया है उन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य लिखने वाले रचनाकार कौन है? ऑप्शन अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हरिऔध। हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? परिप्रवास को। इसके रचनाकार हैं हरिऔध जी। परिप्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। तो कई पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है इस रचना के विषय में। प्रकाशन कब हुआ, सर्ग कितने हैं और इसका आरंभिक नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे परिप्रवास का आरंभिक जो नाम था वो ब्रजांगना विलाप था, ठीक है। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जुड़ जाएं ताकि समय पर सूचनाएं, क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न है, प्रियप्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला? इतनी महत्वपूर्ण रचना है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो इसे पुरस्कार कौन सा मिला? ऑप्शन ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। प्रियप्रवास पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण रचना है, कभी भी पूछ सकता है। दोस्तों 1000 प्रश्नों का ये हमारा संग्रह है, क्वेश्चन बैंक है, जो कि हमने टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज चलाई हुई थी। वो प्रिंट रूप में भी उपलब्ध है। आप हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स और ये क्वेश्चन बैंक अगर एक साथ लेते हैं तो आपको इस प्राइज़ में
ये उपलब्ध है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा संग्रह है। दोनों नोट्स का मिला करके आपको लगभग 1800 से 1900 महत्वपूर्ण प्रश्न और वन लाइनर प्रश्नों का पूरा संग्रह मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधुकृत नाटक कौन सा है? ऑप्शन भारत विजय, नेत्रोन्मीलन, वेणुसंहार, सेनापति उदल। तो मिश्रबंधुओं का नाटक कौन सा है? नेत्रोन्मीलन। बाकी नाटक किसके हैं ये भी ध्यान रख लीजिए। भारत विजय जो है वो जीवानंद शर्मा जी का है 1906 में। वेणुसंहार ये बालकृष्ण भट्ट जी का हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, उनका ये नाटक भी है वेणुसंहार 1909 में। और सेनापति उदल जो है वो वृंदावन लाल वर्मा जी का नाटक है 1909 में। नेत्रोन्मीलन मिश्र बंधुओं का नाटक है 1915 में, ध्यान रखेंगे। तो इन रचनाओं के सन भी हम प्रयास करते हैं कि जो रचनाएं आपको बताएं उनके सन भी साथ साथ बताते चलें, जिससे आप एक जगह एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट्स तैयार करें। तो ये एक नोट्स के रूप में ये क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अगला प्रश्न है, कबीर बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन धर्मवीर, धूमिल, मुद्रा राक्षस, प्रेमचंद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर धर्मवीर। धर्मवीर भारती नहीं, डॉक्टर धर्मवीर दलित चिंतक हैं, दलित लेखक हैं, तो इस रूप में इसे ध्यान रखिएगा, उनकी ये रचना है। अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन यह पंक्ति किस कवि का है? ऑप्शन तुलसीदास, विद्यापति, केशवदास, जयसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है केशवदास। केशवदास जी की ये पंक्ति है, भाषा बोल न जानहि जाके कुल के दास। केशवदास जी के विषय में एक बात और ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें रीतिकाल के अंतर्गत नहीं रखा है, भक्ति काल के फुटकल कवियों के अंतर्गत केशवदास जी को उन्होंने रखा हुआ है। तो ये ऐसी जानकारी है जो कि हम भूल जाते हैं या हमारे मन में होता है कि केशवदास तो रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में इनका स्थान भक्ति काल के अंतिम में जो अन्य कवियों की एक श्रेणी है उसमें उन्हें रखा गया है। अगला प्रश्न है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी पात्र से है? ऑप्शन में है आकाशदीप, देवदासी, इंद्रजाल, पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी में मधुलिका नाम की पात्र है। तो ये पात्रों की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण और चर्चित नाम है, चर्चित कहानी है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? इन दोनों ने संयुक्त रूप से। ऑप्शन सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दासराय, एक इंच मुस्कान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर के लिखा हुआ है। 1963 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो इसे इस रूप में भी ध्यान रखें कि राजेंद्र यादव ने किसके साथ इस उपन्यास को लिखा है? मन्नू भंडारी के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ऑप्शन उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तरकांड। रामचरितमानस में जो ज्ञान दीपक प्रसंग का उल्लेख आता है वो उत्तरकांड में मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन बहुवचन, वागर्थ, भाषा, आलोचना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वागर्थ। वागर्थ पत्रिका भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से प्रकाशित होती है। इसके संपादक शंभुनाथ जी हैं, ध्यान रखेंगे। इस रूप में भी इसे याद रखेंगे कि भारतीय भाषा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। साथ ही बहुवचन पत्रिका के बारे में ध्यान रखेंगे, ये वर्धा यूनिवर्सिटी से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका है बहुवचन। वर्धा वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे इसे। आलोचना पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। चिरगांव झांसी में है
और ये मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है। इनके भाई सियाराम शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। दोनों का जन्म स्थान चिरगांव झांसी है। दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा संग्रह आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। इसी पुस्तक से हम आपको पढ़ाते हैं इस नोट्स से। और टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान से जो भी प्रश्न बनते हैं वो सब आपको इसमें मिलेंगे और सभी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा। इसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? ऑप्शन विजय देव नारायण शाही, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। ऑप्शन अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो उनके द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा नहीं है? इधर उधर की बातें। बाकी अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, ये तीनों संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित हैं। तो इसे याद रखिएगा, आप इसे जरूर भूल जाइए लेकिन इन तीनों को जरूर याद रखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिखित संस्मरण है। अगला प्रश्न है, विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ 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 यह किस विधा की रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रिपोर्ताज, ठीक है। बाढ़ 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 रिपोर्ताज विधा की रचना विवेकी राय जी ने लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है। जिन स्वार्थ संबंधों में मनुष्य बंधा रहता है उसके संकुचित मंडल से ऊपर उठा के उसे उदार बनाती है कविता। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो भी आप ध्यान रखें। यह कथन कविता क्या है निबंध से उद्धृत है। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1939 है और इसके जो संपादक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप सभी जानते हैं चिंतामणि कुल 4 भागों में प्रकाशित है। पहले भाग का केवल संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, दूसरे भाग का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, और एक और जो चौथा है संभवतः उसका नामवर सिंह जी ने किया हुआ है। तीसरे का संपादक कौन है वो कमेंट करके आप बताएं। संभवतः ओम प्रकाश शुक्ल जी हैं, देख लीजिएगा। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? 17 निबंध हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, संभावना होती है, आजकल प्रश्नों के पैटर्न बदले हैं। तो भाग 1 में 17 निबंध हैं जिसमें कविता क्या है और मनोविकार संबंधी निबंध भी इसमें शामिल हैं। लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, क्रोध, ये सारे निबंध भी हैं। ध्यान रखेंगे चिंतामणि पहले विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हो चुका था। बाद में 1939 में चिंतामणि नाम से इसे फिर से प्रकाशित किया। इसी निबंध की एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। कुछ चर्चित पंक्तियां हैं जो हम कलेक्ट करते हैं आपके लिए एक जगह, जरूर आप परिचित होंगे, लेकिन यहाँ रिवीजन करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यानी आत्मा मुक्त हुई तो ज्ञान दशा और हृदय मुक्त हुआ तो रस दशा। ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, कविता क्या है निबंध से। अगला प्रश्न है, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन चाणक्य, सिकंदर, चंद्रगुप्त, भट्टार्क। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक का ये कथन चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है कि पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। तो दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुल 35 प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे और एक प्रश्न आप सभी के टेस्ट के लिए सबसे अंतिम में हमने रखा है। जो लोग अंतिम में रहेंगे, बने रहेंगे, वे सभी उसका उत्तर देंगे। हम प्रतीक्षा करेंगे आपके उत्तर का। इसके साथ ही चंद्रगुप्त नाटक से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां और हैं, इसे ध्यान रखें कि
महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक से है और कथन किसका है? चाणक्य का। एक और कथन है कि मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। ये कथन भी चाणक्य का है। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो कथन हैं वो सभी आपको ध्यान रहना चाहिए, जिससे आप पहचान सकें कि किस नाटक में है, साथ ही किस पात्र ने कहे हुए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों ने अब तक हमारी क्लासेस नहीं देखी थी उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है कि आप एक ही वीडियो में उन सारे प्रश्नों को और उन प्रश्नों से जुड़े हुए एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्नों को आसानी से तैयार कर लेंगे। ये प्रश्न है कि कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई वह उसकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगाजल का। यह काव्य पंक्ति नागार्जुन की किस कविता से उद्धृत है? ऑप्शन में है शासन की बंदूक, बादल को घिरते देखा है, कालिदास सच सच बतलाना, सिंदूर तिलकित भाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बादल को घिरते देखा है। ये नागार्जुन की कविता है और उसी में ये पंक्ति आई हुई है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही शासन की बंदूक, कालिदास सच सच बतलाना, सिंदूर तिलकित भाल, ये सभी इनकी कविताएं हैं। ये भी नाम ध्यान रखिएगा, कई बार इन नामों से भी प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहना न होगा, कहना न होगा किस आलोचक का साक्षात्कार है? ऑप्शन श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नामवर सिंह। कहना न होगा नामवर सिंह जी के साक्षात्कारों का संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1994 है। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे नामवर सिंह जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में, जैसे कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान 1968 में प्रकाशित हुई नामवर जी की ये पुस्तक, और उसके 3 साल बाद 1971 में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। कविता के नए प्रतिमान। इसी के उलट नई कविता के प्रतिमान एक पुस्तक है जो लक्ष्मीकांत वर्मा जी की पुस्तक है, ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा। नामवर सिंह जी के समग्र साहित्य का संपादन प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी ने किया है। जो लोग BHU से होंगे वो जानते होंगे आशीष त्रिपाठी, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी को प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। उन्होंने नामवर सिंह जी के लिखित और मौखिक सभी प्रकार के साहित्य का, उनके भाषणों का भी संग्रह किया, लिपिबद्ध किया। बहुत परिश्रमपूर्ण कार्य उन्होंने किया हुआ है और कई खंडों में नामवर जी की रचना संकलित है, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भैरव प्रसाद गुप्त, अमरकांत, उपेंद्रनाथ अश्क, कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भैरव प्रसाद गुप्त। इलाहाबाद के प्रयागराज के ये रचनाकार थे। प्रयागराज में रह के इन्होंने बहुत बड़ा साहित्य कर्म किया, बहुत सारी रचनाएं लिखी, कहानियां लिखी, पत्रिकाओं के संपादन में रहे। तो नई कहानियां पत्रिका के संपादक थे ये। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कमलेश्वर की पत्रिका जो है वो सारिका थी, ठीक है। अब एक प्रश्न जो टेस्ट प्रश्न आपके लिए हम यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, इसके उत्तर की प्रतीक्षा हमें आपकी रहेगी। जो लोग अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अधूरे, वो चाहते ज़रूर हैं कि बड़ी क्लासेस बने, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलें, लेकिन पूरी क्लास को देख पाने का धैर्य बहुत कम लोगों में होता है। जो लोग यहाँ तक आएंगे उनसे ये प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीसल देवरासों में किस रस की प्रधानता मानते हैं? ऑप्शन वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आप सभी के प्रश्नों और जो भी आपकी टिप्पणियां होती हैं उन सभी को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका उत्तर देते हैं। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके उत्तर का। और दोस्तों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम अप्रैल, मई, जून में जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ाई हैं उन सभी का पूरा एक संग्रह करके मैराथन क्लास के रूप में आपके लिए उपलब्ध कराएं, ताकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी के दौरान इन क्लासेस को खोज करके इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकें, एक जगह इनका कलेक्शन देख सकें, जिससे आपका समय भी बचे, आपकी तैयारी भी मजबूत हो। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं।